हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चा आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नैनोमीटर क्लासेस के साथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चलेगी। तो हमने एनसीईआरटीज के कुछ चैप्टर्स कवर अप कर लिए थे। अब सैम्पल पेपर स्टार्ट हो गया था। कल की वीडियो में 15 क्वेश्चन आए थे, 1 to 15। आज 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी, काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करेंगे। अभी सेक्शन ए ही चल रहा है। अब सेक्शन ए का 16th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 16th क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। एक कार है जो कि ट्रैवल करती है सिटी ए से सिटी बी। 120 किलोमीटर उसकी एक एवरेज स्पीड है। 120 किलोमीटर डिस्टेंस है और एवरेज स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है। इफ देन मेक्स अ रिटर्न एंड एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और अब जब स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर होगी तो इट कवर्स अनदर 120 डिस्टेंस। और 120 किलोमीटर का एक और डिस्टेंस कवर अप करती है जब 40 की स्पीड से चलती है। तो आपको एक बताना है द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर 360 किलोमीटर विल बी। अब 360 किलोमीटर टोटल चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है बट है इजी। अगर हम टाइम 1 की बात करें, टाइम 1 में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। सेम केस अगला बना, उसमें डिस्टेंस सेम था, जो टाइम था वो 60 हो गया था। अगले केस में क्या हुआ था, डिस्टेंस फिर सेम था, स्पीड होगी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो टोटल टाइम है सारा मिलाकर वो बनाना है हमारे को, कितना होगा। टोटल टाइम क्या रहेगा, 120/50 प्लस 120/60 प्लस 120/40, सबको प्लस कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अभी तो हमने टाइम निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। उन्होंने कहा कि 360 किलोमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इंटू 120 रहेगा। 3 इंटू 120 होता है 360। ये क्यों करा है, बिकॉज यहाँ एलसीएम जब लेंगे तब सेम बन जाए। अब क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, जो ऊपर डिस्टेंस होता है अपॉन में लगा देंगे टाइम, तो हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3 इंटू 120/50 प्लस 120/60 प्लस 120/40। आप इसको 3 इंटू 120 ना रखकर 360 भी डायरेक्ट रख सकते हैं। सिंपली फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है, वो थोड़ा आसान हो रहा था तो इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया। अब क्या कर रहे हैं, 120 में यहाँ से कॉमन ले लूंगी, नीचे से 3 इंटू 120 बाई यहाँ से 120 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 1/50, 1/60 प्लस 1/40। बिकॉज ऐसी फॉर्म में ही आंसर दे रखा है तो इसलिए हमने ऐसे ही लिखा। और यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर पर आवर, स्पीड निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो यही एक हमारा आंसर हो जाएगा 3/1/50 प्लस 1/60 प्लस 1/40। अब ऑप्शन देखो कि ऑप्शन आपका बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन में बोला है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन है उसको 2 बार टॉस करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। अब ये बताना है कि अगर दोनों बार उसमें हेड आता है तो क्या होगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब क्या क्वेश्चन नंबर था 17। सबसे पहले कॉइन का टॉस करा तो उसकी एक सैंपल स्पेस बनेगी। सैंपल स्पेस में क्या होगा, जब एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो ये 2 कॉइन एक साथ लिए तो हेड हेड आ सकता है, उसपे हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। जिसको ये चीज नहीं आती कि सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी सैंपल स्पेस कैसे लेते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इसके, 4 हो गए। नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए 4। और इन्होंने कहा कि हेड्स कितने पे आएंगे, आपको वो चीज निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब ये देखो कि दोनों हेड एक पे ही आ रहे हैं, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत डीपली नहीं लिखना बिकॉज ये एमसीक्यू है, तो 1/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 0 to 90 के बीच का डिग्री में लेना है। देन सेक थीटा, तो सेक थीटा कहाँ पे लाई करेगा, तो सेक थीटा कहाँ लाई करता है, सेक का मतलब हो गया सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos। तो मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो 1 से बड़ी ही आएगी, तो सेक थीटा हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन होगा 1 से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हाइपोटेनियस जो है वो लार्जेस्ट साइड है किसकी, राइट एंगल की। ऑब्वियसली हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो अब ये कह रहे हैं साइन थीटा की 4/3 क्या पॉसिबल नहीं है। आपको ये चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं, और हाइपोटेनियस क्या लंबी साइड है या नहीं। अब
ट्रिग्नोमेट्री में अगर सबने पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये बच्चे आप लोग कर सकते हो, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जिसको अगर ये कंसेप्ट से नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखें ट्रिग्नोमेट्री की, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा था कि साइन थीटा जो है वो 4/3 है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 3। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये जो है साइन थीटा 4/3 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो हाइपोटेनियस है वो छोटी आ रही है और जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा आ रहा है। इसका मतलब पहला वर्ड कहता है उसके अकॉर्डिंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल करेक्ट, कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मतलब जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ट्रू हो गई, असर्शन सॉरी। रीजन क्या है, हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। हाँ, हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड ही होती है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो गए, और जो रीजन हो गया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा स्टेटमेंट का, असर्शन का। क्यों? क्योंकि 4 जो है हाइपोटेनियस बड़ी नहीं आ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ y इज 4, जो y है उसकी वैल्यू 4 दे रखी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दे रखे हैं इज 10। अब चेक करना है क्या ये वैल्यू ऑफ y की, अगर y की हम यहाँ से फाइंड आउट करें क्या 10 ही आएगी? ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप माइंड में कर लो, नहीं, इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब ये कोऑर्डिनेट में करना कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि एक पॉइंट है P है 2,3, ये पॉइंट ले लिया P, ये हो गया 2,3, और इधर एक पॉइंट दे रखा है उसका नाम है Q, 10,y। तो यहाँ पर आप डाल देंगे 10,y, और यहाँ ये -3 दे रखा है, और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो डिस्टेंस है वो 10 दे रखा है। तो अगर आप PQ निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो कितना आ जाएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, और आपको ये 10 दे रखा है, तो अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट हटाना है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6y। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब 100 माइनस 64 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, और एक ये माइनस का 9 भी होना था। अब सिंपल बच्चों आपको कैलकुलेशन करनी है, 64 और 9, 9 10 11 12 13, तो ये आ गया 73। तो 100 में से जब आप 73 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 27। तो 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस का 6y, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। 9 और 3 से स्प्लिट हो जाएगा, तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। 9 3 से 27, 9 माइनस 3, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो y की वैल्यू आपकी आएगी y प्लस 9 और माइनस का 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है बच्चे, वो वैल्यू आ रही है y की वैल्यू 3 और माइनस का 9। तो वहां क्वेश्चन ने बोला है कि y की वैल्यू 4 है, तो डिस्टेंस ये पॉइंट लग रहा है, बट हमारा पहला ऑप्शन ही सही नहीं आ रहा है, तो हमारा जो असर्शन ही फॉल हो गया। तो रीजन को आप क्या चेक करेंगे, तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो रीजन चेक करोगे तो पुट करके देखना करेक्ट आएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब सेक्शन बी जो प्रॉपर मेथड से आपको लिखना है वो क्वेश्चंस आ गए हैं। अब एक एक मैं पूरा अच्छे से लिख के दिखाऊंगी हर क्वेश्चन, बिकॉज आपको ये पूरा लिखना है वहां पर बहुत अच्छे से। 21 क्वेश्चन ने बोला है इन एन एपी ए इज इक्वल्स टू 3.5, डी इज इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू 101, फाइंड ए एन। अब आपको ए एन फाइंड आउट करना है, और ए डी और एन दे रखा है। किसी को एपी नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में एपी की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, पूरा चैप्टर उसमें कराया है मैंने, तो आप नैनोमीटर क्लासेस से वो भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ए एन निकालने को कह रहा है कि ए एन फाइंड करो, तो ए एन का फॉर्मूला सबको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल ए एन होता है। अब ए की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 3.5 प्लस एन गिवन है 101 और माइनस 1 डी गिवन है 0 इक्वल टू ए एन। यही वैल्यूज गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। डी 0 है, एन 101 है, ए है 3.5, ए एन निकालना है, तो 3.5 प्लस समथिंग इंटू 080, तो ए एन यहाँ से आ जाएगा 3.5, तो 3.5 ए एन आ गया। 21 क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं 22nd पे। 22nd ने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, जिसको नहीं है नैनोमीटर पे आके पढ़ो, सब कुछ याद हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12, इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है नैनोमीटर पे।
अब यहाँ पर थीटा आ गया आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 60 डाल देंगे। 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, रेडियस हो गया आपका 6 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करिए, 66 कैंसिल हो गया, ये आ गया 132/7 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। बोर्ड्स में स्पेशली मार्क्स काटने का होता है वो टीचर्स को कि अगर एक आधा नंबर, अगर 99 भी कोई बच्चा स्कोर कर रहा है तो एक नंबर ढूंढते हैं वो कहाँ काटे, यहाँ पर काट लेते हैं जहाँ पे यूनिट नहीं मेंशन होती है। क्लियर है? मैं पूरा उस तरीके से लिख रही हूँ जैसे आपको बोर्ड में लिख के आना है। अब चलते हैं 23rd पे। 23rd क्वेश्चन ने बोला है इन द गिवन फिगर ए बी ए सी एंड ए डी आर टेंजेंट्स। ये फिगर में ए बी ए सी और ए डी टेंजेंट से रखे हैं और ये काय की ए बी 5 सेंटीमीटर है, आपको एडी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, जब ए बी और एडी टेंजेंट कह दिया है तो आपको साफ पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो एक सर्कल के बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि ए है, ए से एक टेंजेंट बनती है ए बी और ए से एक और टेंजेंट बनती है ए डी। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी, तो ए बी अगर 5 है तो ए डी भी 5 होगा। अब लिखने का मेथड देख लो, लिखना कैसे, ओरली तो समझ में आ गया कि आंसर 5 आएगा। अब आएगा कैसे, लिखने का तरीका है, ए बी और ए सी इक्वल है और ए सी और ए डी इक्वल है। टेंजेंट्स मैंने इक्वल कर दी, इनको आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कह सकते हो। और यहाँ पर आपको थ्योरम पूरी लिखनी है। 10.2 जो है, लेंथ ऑफ इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये मैं पूरा यहाँ पे शॉर्ट में बस ऐसे ही मेंशन कर रही हूँ। आपको 10.2 थ्योरम कॉपी कर लेनी है यहाँ से और उसको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल एज इट इज लिखना है एग्जाम्स में। एसी से एसी कैंसिल हो गया तो ए बी और ए डी इक्वल आ गया। एज जो ए बी है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको ए डी कितना आ जाएगा, तो ए डी भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। ये 24th पे आते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10.5 गिवन है। उसके बाद एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री और वहां से एक एंगल बनता है 60 डिग्री का। लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला भी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमने 2πr पढ़ा है लेंथ वाला। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही क्वेश्चन है। रेडियस गिवन है 10.5 और यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये पॉइंट हट के नीचे 10 हो गया, तो ये आ गया 5 2 10, 5 2 5 1 21/2 आ गया। और जो थीटा गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। अब लेंथ ऑफ आर्क का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क है L इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ आर्क में 2πr होता है, थीटा की वैल्यू 60 है, बाय 360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका 21/2 है। ये फॉर्मूला लगाना मत भूलना, प्रॉपर वहां पर मेंशन करोगे तो अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी होगी तो स्टेप मार्किंग से मार्क्स मिलते हैं। 60 को 6 से कट कर दिया, देन 2 3 होता है 6, 3 7 21, 7 to 7 कट हो गया, 2 11 11, तो आपका 2 11 22, इट्स 11। आपका आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। बिकॉज ये लेंथ है तो लेंथ सेंटीमीटर में आएगी, एरिया स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर हमारा आई थिंक नहीं, और पार्ट भी है, और पार्ट भी मैं करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि और पार्ट छोड़ना है, और पार्ट भी करते हैं। चलो, और पार्ट में बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू +2 इक्वल एक्स स्क्वायर ए कॉस एक्स स्क्वायर ए। चलो इसका और पार्ट भी करते हैं, सारे पार्ट्स करेंगे हम, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए +2 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए कॉस एक्स स्क्वायर ए, ये इनटू में दे रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है LHS और RHS के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो tan स्क्वायर ए होता है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए +2। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो सकता है tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा है, ध्यान से समझो कि अगर मैं tan ए को लिख दूं क्या, tan स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर आप tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए +2a भी अगर हम आइडेंटिटी लगा दे 2 tan ए कॉट ए, तो tan ए का हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/cot a इंटू कॉट ए, तो यहाँ पे कट के 2 ही बचेगा सिर्फ। तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब tan ए को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, साइन अपॉन कॉस, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको खोल दो, कॉस ए साइन ए बेस में आ गया, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सिर्फ एलसीएम लिया है, नथिंग एल्स। इसको स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर हो गया, देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए।
अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आ गया RHS। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन सी स्टार्ट करना है। चलिए अब सेक्शन सी स्टार्ट कर। तो सेक्शन सी शुरू करने जा रहे थे, बट उससे पहले ऊपर ना बच्चों 2 क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए, वो और पार्ट में थे, मेरा ध्यान नहीं रहा कि वो बीच में छूट गए। अब उनको पहले कवर अप कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा था, 24 का और पार्ट रह गया और 25 का पहला पार्ट रह गया। हमने दूसरा पार्ट और वाला उसका कर दिया है, और 24 का और पार्ट रह गया। उन दोनों क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, देन सेक्शन सी पर आते हैं। क्लियर, चलते हैं हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे। 20 देखो, क्वेश्चन ने कहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब्स हैं, वॉल्यूम उनका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। पहली बात ना, ये सरफेस एरिया अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा तो उसका पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। 2 क्यूब्स हैं, एक साथ जोड़ रखे हैं, उनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 2 क्यूब्स बना लेते हैं। लाइक कुछ ऐसे में से एक रफली फिगर ही बनेगी यहाँ, बिकॉज पेन से वैसे बनाना इस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से बने, आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए इस चीज को कि यहाँ पर ये 2 क्यूब्स हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ा हुआ है, और इनकी जो वॉल्यूम दे रखी है वो आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए का क्यूब हो गया बच्चों, क्या मतलब, एज का क्यूब। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्यूब है, तो इधर हम अगर अंडर रूट में बाहर क्यूब ले लें तो ये 64 आएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो साइड आएगी वो आपकी 4 आ गई, मतलब जो आपकी ब्रेथ है वो 4 आ गई, और जो हाइट है वो भी 4 आ गई, बिकॉज ये वाली ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये आपकी हो गई ब्रेथ, ये हो गई हाइट इधर, और ये 4। और यहाँ पर जो लेंथ लेनी है वो एक क्यूब की 4 होगी, तो दूसरे क्यूब की भी 4 होगी, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। बस बच्चे यही गलती कर देते हैं, लेंथ को भी 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ आ गई वो आ गई 8 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ आई है वो 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट आई है वो भी 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्यूबॉइड का निकालना है, तो टीएस से लगा देंगे हम 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमने एक फॉर्मूला लगा दिया छोटा सा। देन 2 इंटू लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन सबको आती है करनी। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। देन आप इसको इंटू करिए, 2 इंटू 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 इट्स 80। तो 2 इंटू 80 आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 25th क्वेश्चन का एक पार्ट ऊपर वाला पेंडिंग रह गया, मैंने नेक्स्ट पार्ट कर दिया है, तो आप लोग अब इससे ऊपर वाला पार्ट रह गया था, ये कर लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ये दे रखा है, इसको आपने सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि LHS इक्वल RHS आ जाए। तो साइन ए प्लस कॉस ए के हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो दे रखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, आप अच्छे से समझिए। ट्रिग्नोमेट्री में ही है ये क्वेश्चन, बल्कि लास्ट एक्सरसाइज में गिवन है। लास्ट क्वेश्चन का ही कुछ 5th क्वेश्चन का ही एक 6th और 7th पार्ट है आई थिंक। तो ये वाला वो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का है। इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले हम LHS लेंगे। लिखने का तरीका अच्छे से समझना अगर बोर्ड्स में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिए, प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन ए हो गया, साइन ए प्लस कॉस ए के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए के, प्लस कॉस ए प्लस ए के में लगाना है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है कि 1 होता है। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो RHS है वो टैन और कॉट में है। प्लस 2 साइन ए, हम कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉस ए, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। बस हमारा प्रूव हो गया। कॉस से कॉस कट गया, ये साइन से साइन कट गया। अब देखिए 1, मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान से देखो, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, प्लस 2 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच रहा है एक, और क्या बच रहा है टैन स्क्वायर ए। RHS चेक करिए, यही आ रही है।
राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। अब हमारा 25th के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि हमारा रह गया था, अब मतलब पीछे के क्वेश्चंस रह गए थे। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर है 26। 26th क्वेश्चन पे आते हैं। 26th क्वेश्चन में बोला है, देखिए, एक्सप्लेन वाई 15 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है और क्यों है। चलो इसको सॉल्व करना सीखो। 15 into 7 प्लस 7 गिवन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक छोटा सा आपको ट्रिक सा समझना है। 15 + 1 होल ऑफ 7 ऐसे फॉर्म बनानी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने सिंपली सॉल्व करना है। लाइक 7 7 दोनों में तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 15 + 1। तो आप इसको सॉल्व करें। 15 + 1 16, 16 into 7 होता है 112। इसको सॉल्व करके आ गया 112। तो क्या करना है आगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। किसके, 112 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 112 इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 2 into 2 into 2 into 2 into 7, मतलब 2 to the power 4 into 7 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, आप लाइन समझिए जो मैं लिख रही हूँ, देन उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये करना क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अगर हम प्राइम फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट करेंगे तो वो कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 and 7 आ रहे हैं। सो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज 2 और 7 क्या होता है, कंपोजिट नंबर है। हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सबको पता होगा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना बच्चों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। 26 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम 27 पे, जल्दी जल्दी कवर करना है, बहुत बड़ा पेपर होता है ये। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से करी होगी, ये भी एनसीईआरटी का पहला सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ही है 2.2 का। चलो फाइंड द जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन है x² - 2x - 8। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे px = x² - 2x - 8। क्या करना है बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, -4x + 2x - 8। यहाँ से x कॉमन ले लो, x - 4 + 2 कॉमन ले लो, x - 4। तो यहाँ पर आ गया आपका x + 2 और x - 4। तो अगर हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो x + 2 = 0, x = -2 और x - 4 = 0, x = 4। क्लियर है। तो ये दो हमारे जीरोस आ गए। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने फॉर्मूला लगा देना है, जो कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। जिसको नहीं आता क्या करना है, प्लेलिस्ट खोलनी है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाना है और इस चैप्टर को स्टडी करना है। 2 या 3 वीडियोस का है बस चैप्टर, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये इतना डिटेल अब लिखने का मेरे को लगता नहीं जरूरत है। -b क्या था, इक्वेशन पे आओ, b था हमारा -2। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, -2, a क्या था 1, तो यहाँ पे आ गया 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होंगे तो क्या करना होगा, c/a करना होगा। बच्चों c क्या होता है, c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट हमारे को क्या गिवन है, -8/1। तो आ गया -8। इतना सा ये क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 year ago a man was 8 times as old as son। कह रहे 1 साल पहले एक जो मैन था वो 8 गुना ज्यादा था अपने बेटे से। ऑब्वियसली फादर जो होते हैं वो बड़े होते हैं बच्चों से, है ना। At present his age is equal to the square of his son's age in years, find their present ages। इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, आंखें बंद करके पहले लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, जिस जिसकी बात हो रही है उसकी लिख देंगे प्रेजेंट एज। तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर एक मैन की हो रही है और उसके बेटे की बात हो रही है, सन की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। एक्स नहीं लिखना, खाली एक्स ईयर्स लिखना है। आधा नंबर भी नहीं कटवाना बोर्ड्स में, है ना, अब फुल मार्क्स लाने हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, और सन की बात हो रही है। प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। तो हम सन की एज को y ले लेंगे और मैन की एज को x ले लेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है 1 year ago, तो जितने भी साल पहले कहेगा या जितने साल बाद कहेगा वो एक छोटी सी हेडिंग बनानी है। 1 year ago, यहाँ पर हमने मैन की एज मेंशन करनी है, मैन्स एज। मैन की एज क्या आएगी, x - 1 years, 1 साल पहले मतलब माइनस हो जाएगा। और जो सन है, सन की एज क्या आएगी, y - 1,
y माइनस 1 ईयर्स। क्लियर बच्चों? अब क्या क्वेश्चन ने बोला है, आगे पढ़ो। अब एट प्रेजेंट हिज एज, जो मैन है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। जो पहले तो यहाँ पर हमारे को ये भी कहा था कि 8 टाइम्स ऑफ, तो हम सिंपली पहले ले लेते हैं 8 टाइम्स बोला है, तो यहाँ हम लिख देंगे एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन इज 8 टाइम्स ऑफ सन। क्लियर है? तो यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ सन बोला है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है वो 8 टाइम्स है सन की एज से। तो 8 इंटू वाई माइनस 1, तो इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 इक्वल टू 8y माइनस 8 1 जा 8, तो इक्वेशन आ गई x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 8 और ये प्लस का 1, तो इक्वेशन आई x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 7। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो इजी हो जाएगा थोड़ा, -7 प्लस का 8y। यहाँ पे हमारी ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने आगे ये बोला है कि 8 टाइम्स हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। इस टाइम जो उसकी जो एज है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ सन एज। तो मैन की एज क्या थी? x थी, इक्वल क्या? स्क्वायर ऑफ सन एज। सन की एज क्या थी? y के स्क्वायर है। क्लियर? अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता ही है, वो क्या थी? माइनस का 7 प्लस का 8y इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है, अगर आप लोगों ने नैनोमीटर के साथ पढ़ाई करी है तो, है ना। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 7 इंटू 1 माइनस का 7y माइनस का 8 माइनस का y और प्लस का 7 इक्वल टू 0। मैं सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं। y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 और y माइनस 7 आ गया इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम पहले y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ y इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी y इक्वल्स टू 1 अगर आप पुट करेंगे तो वहां पर आप खुद देखिए कि जो मैन की एज है वो x है और जो सन की एज है वो y है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैन भी 1 साल का है तो उसका बेटा भी 1 ही साल का हो। तो ये जो y इक्वल टू 1 है ये रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे रिजेक्ट लिख देना है, बिकॉज द एज कैन नॉट बी द सेम एज द फादर एंड द सन, है ना। तो अब यहाँ पर जो y की वैल्यू 7 है, हमारी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और जो x आएगा वो हमारा कितना आएगा? 8 इंटू 7 माइनस 7। अब आप सोच रहे होगे कि ये कहाँ से लिख दिया, है ना। तो अब ऊपर आओ जरा, इक्वेशन हमारी यहाँ पर थी 8 टाइम्स ऑफ ए सन लिया था, तो यहाँ पर हमने पुटिंग करी थी 8 इंटू 7 माइनस 7, यहाँ पर पुट करा है। बच्चों दिख रहा है, हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ हमने पुटिंग करी है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकली है, तो यहाँ पुट कर दिया। चलो कंटिन्यू करो इसको। 8 7 56, 56 माइनस के 7, तो एज आ गई 49। क्लियर हुआ? अब जो मैन है वो कितने साल का है? मैन हो गया 49 ईयर्स का, और जो सन हो गया वो कितने आया था? y निकला था, तो सन आ गया 7 ईयर्स का। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 7 साल का बेटा हो सकता है, मैन 49 का हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसे इतनी एज का डिफरेंस के साथ आ रहा होगा क्वेश्चन आंसर, तो वो आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी लेंदी क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट भी नहीं, इसका भी और पार्ट है, उसको भी करना है। fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 किलोमीटर। एक मिनट, इसमें बच्चों ये सेक्शन सी में जो है आपके लगभग 32 और 33 तक 31 तक क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन सी इस वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। थोड़ी सी लेंदी हो गई है, उसके आप थोड़ा मैनेज करिए। एक फास्ट ट्रेन है, स्पीड 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी, जो 3 घंटे कम है और जर्नी आपको 600 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। और अगर वो ट्रेन स्पीड स्लो चलती है 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, अगर फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर कम चलती है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या मान लेंगे हम इसमें? स्पीड ऑफ ट्रेन को आपको पता है कि क्या मानना है? एक्स मानना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स। फास्ट ट्रेन को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्लो ट्रेन को क्या मान लेंगे? स्लो ट्रेन कितनी चल रही है? 10 घंटे कम चल रही है, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गया आपका 600 किलोमीटर, तो डायरेक्ट करेंगे 600 अपॉन x माइनस 10, और 10 घंटे कम है तो मतलब लेस कह रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ बीच में
एक माइनस का साइन लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, एक 600 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस ऑफ 600 बाय एक्स। कितने घंटे कम है, 3 घंटे। और सिंपली क्या करो, यहाँ पे 600 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 बाय एक्स माइनस 10 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। 600 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर आ गया x माइनस ऑफ एक्स माइनस 10। सबको ये करना आता होगा। अब यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और वो कैसे होगा, x माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 3 बाय 600 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो गया डिवाइड, तो यहाँ हो गया x कट गया, तो 200 इंटू 10 कर देंगे 2000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इक्वेशन आपकी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 2000 इक्वल टू 0। सिंपल, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 40x माइनस का 2000 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म उससे हो जाता है। जिसको नहीं आता वो पॉलिनोमियल चैप्टर में सीख सकता है। अब 40 और यहाँ पर 50 आ जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन आंसर आ रहा है x प्लस 40 और x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 50 ही एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज जो 40 वाला है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आ गया x इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपका फास्ट ट्रेन की स्पीड तो ये निकल गई है, और जो स्लो ट्रेन होगी वो कितनी होगी, यहाँ लिख दो, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इक्वल टू कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ बच्चों। और जो स्लो ट्रेन हो गई वो कितनी हो जाएगी, स्लो ट्रेन आपने क्या करा है, आपने माइनस करना है 50 में से 10, क्योंकि x माइनस 10 था, 40 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा 28 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 29th क्वेश्चन ने क्या कहा है, 29th ने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के टॉप से बनता है 45 डिग्री बनता है ग्राउंड पे, और 30 मीटर अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज तो 60 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है और ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है। देखो मैं फिगर बना रही हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कहना क्या है। क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो एक रफली फिगर बना रही हूँ। ये एक टावर है, टावर की टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है कितना, 45 डिग्री का, और यहीं से इस थोड़ा सा आगे यहाँ तक कोई बच्चा आगे चल रहा है 30 मीटर की उससे स्पीड से, तो अगर वो इतना चल रहा है तो उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है टॉप ऑफ द टावर से वो आता है 60 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं वो 60 डिग्री, ये यहाँ तक था 30, ये डी इधर हटा दो, इतना क्वेश्चन ले लो। क्लियर, ये 60 डिग्री आता है, और इसको हम क्यू पॉइंट ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, और ये आपको टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द टावर x मीटर, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ से ये कितना आ रहा है, इसको हम y मान लेते हैं, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे क्या, जिसने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उस बच्चे को ये आता होगा। लेट पी क्यू क्या है, पी क्यू बी द हाइट ऑफ टावर। पी क्यू एक हमारी टावर की हाइट हो गई। अब क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स में सॉल्व करते हैं। देखो ट्रायंगल क्या लेना है, ट्रायंगल मैंने ले लिया पी क्यू सी, जिसमें हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है। वो क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू tan 45। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू है वो x हो गया, और जो क्यू सी है ये पूरी है, मतलब y प्लस 30 इक्वल टू tan 45 1 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x इक्वल टू वाई प्लस 30। अगर मैं यहाँ से y निकाल लूँ तो x माइनस 30 आ जाएगा। अब y इजीली कैलकुलेट हो गया, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है जिसमें बनता है 60 डिग्री का एंगल। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू डी, मतलब पी क्यू बाई क्यू डी इक्वल टू कितना, tan 60। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है x, और क्यू डी की वैल्यू कितनी है, क्यू डी आपका y है, और tan 60 हो गया √3। तो x अपॉन y की वैल्यू हो गई x माइनस 30 इक्वल टू √3। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके क्या आएगा, देखो x इक्वल टू √3x माइनस √3 इंटू 30, मतलब 30√3। तो अब इसको क्या करेंगे, हम √3x वाला एक साइड ले लेंगे, √3x माइनस x इक्वल टू 30√3। अब यहाँ से अगर x कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 30√3। अब आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, वो क्या है देखो जरा, 30√3 बाय √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। 30 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, और 1.73 माइनस 1 आप कैलकुलेशन करिए इसकी,
तो ये कैलकुलेशन करके आपका जो 30 इंटू 1.73 बाय 0.73 आएगा। अब बच्चों सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, वो आप कर सकते हो आराम से। अब मैं इतना टाइम उसमें नहीं लगा रही हूँ, आप खुद कर लेना इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करके आपका आंसर 71 मीटर आ जाएगा। जिसको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में वो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो जो टार की हाइट है वो हमारी आ गई है 71 मीटर। तो हाइट ऑफ टार को हमने x माना था, फिगर आपने बनाई होगी तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। हाइट ऑफ टावर को आपने x माना था, वो आ गई आपकी 71 मीटर। और जो दूसरा है ओरिजिनल डिस्टेंस जो निकालने को कहा था, मतलब जो y हमने माना था QC, जिसका नाम था ओरिजिनल डिस्टेंस QC, इसको y माना था, y आ जाएगा y प्लस 30 हमारी वैल्यू थी, तो y प्लस 30 हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 71। मतलब x की वैल्यू थी ना, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 और प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 71 आ गया, 71 मीटर। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं हम 30th क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और हैं, उन दोनों को कवर अप करते हैं फटाफट। 30th क्वेश्चन ने बोला है इन द गिवन फिगर xp और xq आर टेंजेंट्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है xp और xq क्या है, ये दोनों टेंजेंट, xp xq टेंजेंट्स थे फ्रॉम अ पॉइंट x टू अ सर्कल विद सेंटर o। और ar भी आपको एक टेंजेंट दे रखी है, प्रूफ करना है xa प्लस ar इक्वल्स टू xb प्लस br। देखो करना कैसे है, देखो मैंने फिगर बना रखी है यहाँ पर। इस फिगर के अकॉर्डिंग चलो समझते हैं आप करेंगे क्या। स्टार्टिंग देखो, आपको 2 चीजें गिवन है। क्या क्या है गिवन? आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में गिवन लिख देना और जो प्रूव है वो लिख देना, टू प्रूव। उसके भी मार्क्स मिलते हैं, 1 और 2 मार्क मिल जाता है। एक्सपी और एक्सक्यू क्या है? आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्स टू अ सर्कल एट पी एंड क्यू। और क्या गिवन है? ए आर बी इज अ टेंजेंट एट आर। ये आपको बात गिवन है। क्लियर हुआ बच्चों? अब उसके बाद टू प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ में बोला गया है एक्स ए प्लस ए आर इक्वल है एक्स बी प्लस बी आर के। ये आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ में बताया गया है, देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, एक्स पी इक्वल टू एक्स ए प्लस ए पी। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। अगर आपको ये एक्स पी पूरी लाइन लेनी है तो इसमें आप एक्स ए प्लस ए पी को करेंगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, जिसमें ए पी और ए आर ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स हैं। आप यहाँ पे थ्योरम 10.2 पूरी मेंशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ टेंजेंट्स लिख रही हूँ, इससे समझ जाओ कि आपको पूरी लाइन मेंशन करनी है। तो हम ये कह सकते हैं एक्स पी इक्वल क्या था? एक्स ए था प्लस ए पी को अब ए आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए आर। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या आएगा कि एक्स क्यू को अगर सेम केस नीचे वाली साइड लेनी है, एक्स क्यू को अगर हम एक्स बी प्लस बी क्यू लिख दें और इसमें जो है वो बी क्यू और बी आर टेंजेंट्स बताई गई हैं। आर बी या बी आर जो भी है दोनों सेम ही है। यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, तो बी क्यू को हम बी आर लिख रहे हैं, तो एक्स क्यू इक्वल एक्स बी प्लस बी आर। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड में क्या लिखेंगे कि जो एक्स पी है और एक्स क्यू है ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है, ये इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हो गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो हम इक्वल कर देंगे एक्स ए प्लस ए आर इक्वल हो जाएगा एक्स बी प्लस बी आर के। यही हमारे को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसके और पार्ट पे। इसका और पार्ट भी है, प्रूव दैट a tangent to a circle is perpendicular to the radius to the point of contact। बच्चों ये क्या है? ये थ्योरम 10.1 है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है सर्कल्स में। तो इसको कैसे प्रूव करना है, एक फिगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ छोटी सी, एक रफली बना रही हूँ। एक सर्कल है, ये इसका एक नीचे टेंजेंट है, टेंजेंट पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है जिसका नाम P है, और यहाँ से एक हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनाई हो Q, देन यहाँ पर एक आर पॉइंट ले लिया और ये क्या हो गया? ये एट B, और एक इस लाइन को नाम दे दिया मतलब A और B। अब क्वेश्चन ने ये बोला है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपको सिर्फ ये OP इज परपेंडिकुलर टू AB आपको शो करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, मतलब थोड़ा बस रिटर्न है, ध्यान से समझो करना क्या है। सबसे पहले हम ले लेंगे गिवन। बहुत डीपली अगर इसको आप लिखना चाहते हैं ना, तो आप एक बार सर्कल चैप्टर में थ्योरम 10.1 जरूर उससे पढ़ लीजिए
उसमें मतलब पूरी थ्योरम अच्छे से मेंशन है, एक एक लाइन आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पूरी मैं लिख देती हूँ। फिर भी एक सर्कल है जिसका नाम OR दिया एंड अ टेंजेंट ली एक AB एट पॉइंट P पर। आपको टू प्रूफ में चाहिए। प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ में हो गया OP इज परपेंडिकुलर टू क्या करना है? AB। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम प्रूफ पे आओ, देखो क्या है कि OQ जो है वो इक्वल है OR प्लस RQ के। क्लियर है? OQ OR प्लस RQ के इक्वल हो गया। अब हम ये भी कह सकते हैं जो OQ है वो ग्रेटर है OR से, वो बड़ा है। तो जो OQ है वो ग्रेटर है OP से भी, क्योंकि वो दोनों सेम थे तो हम वो इक्वल और ग्रेटर दोनों कह सकते हैं। Thus, we can say also that OP is less than OQ। अगर ये greater है तो smaller भी है। That is OP is shorter than। ये थोड़ा सा बच्चों थोड़ा थ्योरी है और ये थोड़ा लर्निंग वर्क है कि आपको इसको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पूरा याद ही रखना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों है कैसे है। अगर आप लोगों ने 9th में ट्राइंगल्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये ग्रेटर और स्मॉलर का इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ा था कि उसमें क्या था। अगर मैं बहुत डीपली जाऊं तो आधा घंटा फिर लेक्चर में और जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए और थ्योरम 10.1 आज सर्कल्स चैप्टर का पढ़ें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ज्वाइनिंग टू एट एनी पॉइंट ऑफ AB। तो अब बस एक थोड़ा सा एक आधी लाइन और होगी, वो आप NCERT में देख के लिख सकते हैं। क्लियर? तो there's we can say that OP is perpendicular to AB। इसमें कुछ नहीं है, आप एक बार उससे पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम 31st क्वेश्चन पे। वो है सेक्शन C का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बोला है कार्ड्स आर ड्रॉन एंड प्लेस इन द बॉक्स। एक कार्ड्स है उनको आपने प्लेस कर दिया बॉक्स में। ऑल इवन नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, कार्ड शेडेड और द कार्ड्स आर मिक्स्ड थॉरोली। वैसे आपने इवन नंबर्स देखने हैं इन सारे कार्ड्स में कौन से हैं। ऑन द कार्ड इट इज इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 20 तक कार्ड्स दे रखे हैं तो 20 तक आप इजीली फर्स्ट पार्ट में इवन नंबर ढूंढ सकते हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे 20 तक? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सारे इवन नंबर्स हो गए। तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? अनइवन नंबर की। तो ये कितने नंबर हो गए? 10 हो गए। 10 बाय टोटल 20 है तो आंसर आ गया 1/2। सेकेंड पार्ट में बोला है कि आपको क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स चाहिए। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सबको आता ही है क्वेश्चन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो आई है वो कितनी आएगी? इसको काउंटिंग करके अब ऑन में क्या करना है बच्चे? टोटल करना है बस। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? प्राइम नंबर से 8 है तो 8/20 इक्वल टू 2/5। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ने बोला है कि एन ऑड नंबर नहीं, थर्ड पार्ट में बोला है डिविजिबल बाय 4। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। थर्ड में बोला है डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर से वो चीज देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 4 तो 4 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर आएंगे? 4, 8, 12, 16, 20। तो कितने हो गए प्रोबेबिलिटी? 5/20। तो यहाँ पर आ गया 1/4। ये हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर हो गए हैं। अब हमारा ये सेक्शन C कंप्लीट हो गया है। सेक्शन D में 4 क्वेश्चंस है, 5 मार्क ईच है, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। देन उसके बाद सेक्शन E है केस स्टडी। केस स्टडी 3 ही के स्टडी हैं, ये तीनों के स्टडीज। और ये सेक्शन C हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और हम होपफुली ये पूरा सैम्पल पेपर हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें नैनोमीटर क्लासेस को। और आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का और आपको कल ही वो वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट वाली, उसमें सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, देन आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं, काफी अच्छा स्कोर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।